गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, ट्रांसफार्मर। आज हम सबको जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। बच्चों की बहुत डिमांड थी सर कि ट्रांसफार्मर समझा दीजिए, प्रैक्टिकल आगे प्रैक्टिकल में बनाना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए भी हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर को देखते हैं अपन लोग। चित्र में आपको दिख रहा होगा। इस ट्रांसफार्मर का काम है क्या? हमारे घरों तक जो लाइट आती है वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होके आती है। पावर हाउस से सीधा लाइट हमारे घरों में नहीं आती है, बीच में लगा होता है हमारा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में वो लाइट पहुंचती है, करंट पहुंचता है, फिर ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक पहुंचता है। अब प्रश्न ये है कि हम जब कोई भी गैजेट पढ़ते हैं, कोई भी उपकरण पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका इंट्रो पढ़ते हैं। पहले अपन को क्या पढ़ाना पड़ता है बच्चों? इंट्रो। इंट्रो क्या है? पहले मैंने बताया था आपको कि कोई भी यंत्र हो सबसे पहले उसका पढ़ते हैं इंट्रो। है क्या ये ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का काम होता है प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना। या तो प्रत्यावर्ती धारा को ये घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को या वोल्टेज को। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये क्या करता है बच्चों? या तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है। ठीक, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा एकदम से अच्छी तरह से कि ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है। यह सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो दो काम हो गए, या तो ये घटाएगा या क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। या तो घटाएगा या बढ़ाएगा। तो घटाने बढ़ाने से हमें ये समझ में आता है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का बच्चों? दो प्रकार का। या तो ये प्रत्यावर्ती धारा को घटाएगा, तो घटाने वाले का काम अलग होता है और बढ़ाने वाले का काम अलग होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है बच्चों कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। देखिए यहां से अभी इंट्रो में ही चल रहे हैं अपन लोग, इंट्रो में ही चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के। देखिए पहला होता है आपका, जो करता क्या है बच्चों कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाएंगे और बढ़ाने से इसका नाम पड़ जाता है उच्चाई। उच्चाई यानी कि स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है आपका अपचाई। अपचाई, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। इसका काम प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज को उत्पादन करना नहीं होता है, यह सिर्फ या तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है जो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अगर आप फेयर कॉपी पे लिखेंगे अपनी या जो नोटबुक में लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखना ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के फिर अंतर्गत लिखना आप लोग
जो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का उत्पादन नहीं करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको। तो नंबर 1 हेडिंग होगी आपकी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम है ऊंचा, मतलब ये ऊंचा ले जाता है बच्चों। किसको ले जाता है? ऊंचा ले जाता है। मैं थोड़ा सा इसका मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूं, मैं चित्र को नहीं मिटाता हूं, ये लिखा रहेगा। अब ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का होता है। पहला मैंने क्या बताया, जल्दी बोलो बच्चों। पहला होता है आपका स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसको बढ़िया बहुत अच्छी ट्रिक से बताएंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक से आपको समझाएंगे, पूरा ट्रिक ही पढ़ाएंगे। इसको मजा आ जाएगा आपको, एक बार में याद हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, केयरफुली। ऊंचाई, नाम क्या है बच्चों? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ऊंचा ले जाने वाला। ऊंचा मतलब नीचे से कहां ले जाने वाला? ऊंचा ले जाने वाला। ऊंचा मतलब क्या है? ऊंचा ले जाने वाला। अर्थात ये कहां से ले जाएगा बच्चों? नीचे से कहां ले जाएगा? ऊंचा ले जाएगा। मतलब समझना मेरी बात को। ये जो है आपको ऐसे बना लेना है, पहले लिख देना है नीचे से कहां ले जाने वाला बच्चों? ऊंचा। नीचे से कहां ले जाने वाला है बच्चों? ये ऊंचा। ठीक है, अच्छा देखना जरा, नीचा मतलब इसको निम्न बोल रहे। निम्न क्या बोल रहे इसको? नीचे को निम्न बोल रहे तो क्या दिक्कत है? तो निम्न से कहां ले जाने वाला है बेटा? उच्च में ले जाने वाला है। कहां ले जाने वाला है भाई? नाम उच्च है तो निम्न से ले जाएगा कहां पे? उच्च पे ले जाएगा। अच्छा ये करता क्या है बेटा? यहां पे निम्न लिख देना। अच्छा निम्न का अगर हम थोड़ा सा अगर सोचें, मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपके दो शब्द हैं, एक है प्रबल, एक है दुर्बल। ठीक है, एक प्रबल है, एक दुर्बल है। अगर हम विचार करें कि निम्न का विलोम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, तो बताइए इनमें से सिलेक्ट करिए, प्रबल सही होगा कि दुर्बल सही होगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि अगर हम निम्न का अपोजिट सोचें, तो निम्न का अपोजिट सोचेंगे तो आएगा प्रबल। ठीक है, अगर हम उच्च का अपोजिट सोचें तो क्या आएगा? दुर्बल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अगर हम निम्न का अपोजिट सोचें तो प्रबल, और उच्च का अपोजिट सोचें दुर्बल। ट्रिक से बता रहा हूं, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? निम्न की जगह पे हमें लिख देना है, इसका अपोजिट क्या होगा बताइए? प्रबल होगा। ठीक है, और उच्च का अपोजिट क्या होगा बच्चों? दुर्बल होगा। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया। ऊंचाई का अर्थ कहां है? क्या है बेटा? ये निम्न से कहां ले जाता है? उच्च में ले जाता है। निम्न से कहां ले जाता है? उच्च। उच्च मतलब ऊंचाई पे ले जाने वाला, निम्न से उच्च पे ले जाएगा। इसके बाद निम्न से उच्च हमने लिख लिया, और निम्न का विलोम क्या होता है बच्चों? प्रबल। निम्न का विलोम प्रबल। भाई प्रबल और दुर्बल सोचना बस सिर्फ आपको। निम्न का अपोजिट प्रबल, उच्च का अपोजिट दुर्बल। अब यहां पे करना क्या है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहां पे लिखना है आपको विभव लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना बच्चों? विभव। और इसके आगे भी क्या लिख देना बेटा? विभव। एकदम ट्रिक से बनाइएगा, इसको बना लेंगे अगला अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, निम्न यहाँ पे विभव, यहाँ पे विभव, यहाँ पे लिख देना प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती धारा। यहां भी बच्चों क्या लिख देना है? प्रत्यावर्ती धारा। देखिए आपकी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन तैयार है। आप क्या लिखेंगे इसमें कि यह ऐसा ट्रांसफार्मर होता है
यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को और उच्च विभव वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। जी हाँ बच्चों, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, एक बार में याद, सीधा खत्म। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ये क्या करेगा बच्चों, निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को और उच्च विभव वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। आई थिंक आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दें। तो हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला ऊंचाई, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, अपचाई। मिटा रहे इसे, ठीक ठीक ठीक। दूसरा आपका है, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, थोड़ा समझ लीजिए, मैंने मिटा दिया, लिख देता हूं मैं फिर से, स्टेप अप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिटा रहे, ठीक है, मिटाते हैं इसको। नंबर 2, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं बच्चों अपचाई। आप समझ सकते हो बच्चों, बिल्कुल बेसिक ट्रिक बनानी है। देखिए बिल्कुल बेसिक ट्रिक आप खुद बना लेंगे। आप कहेंगे सर जी तो हम खुद ही बना लेंगे, तो सिर्फ बच्चों वाला काम रह गया है, कोई भी कर सकता है। बताओ उसमें कहाँ उच्च, मतलब निम्न से उच्च जा रहे थे उस वाले में, तो इसमें कहां से कहां जाओगे, जल्दी बोलो बच्चों। यहाँ पे आप जाओगे उच्च से कहां जाओगे बच्चों, निम्न की ओर। उच्च से कहां जाओगे, निम्न की ओर। और उच्च का अपोजिट जल्दी बोलो, उच्च का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे कि दुर्बल। क्या बोलेंगे बच्चों, दुर्बल। और निम्न का अपोजिट क्या होगा, प्रबल। निम्न का अपोजिट क्या होगा बच्चों, प्रबल होगा। फिर मैंने क्या बताया था कि ऊपर लगा दो विभव, ऊपर क्या लगा दो बच्चों, विभव। नीचे क्या लगा दो, प्रत्यावर्ती धारा। क्या लगा दो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। क्या लगा दो, प्रत्यावर्ती धारा। ऊपर लगाओ विभव, नीचे प्रत्यावर्ती धारा। बताइए, बन गई है डेफिनेशन आपके सामने। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो उच्च विभव वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के काम आते हैं। है ना सिंपल बच्चों, हो गया ना याद एकदम ट्रिक से, बहुत आसानी से। अपचाई ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो उच्च विभव वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के काम आते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इंट्रोडक्शन लिख लेंगे ना आप इसका। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेडिंग ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के काम में आते हैं। ये स्वयं प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उत्पादन नहीं करते हैं, ये सिर्फ इनमें परिवर्तन करने के काम आते हैं। ये या तो धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इस कारण से ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मैंने आपको ऊंचाई समझा दिया था कि निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को और उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च विभव वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को और निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। इंट्रो लिख लेंगे। तो पहले स्टेप में क्या लिखते हैं अपन लोग, इंट्रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, पहले स्टेप में हम लिखते हैं इसका इंट्रो। इंट्रो लिखने के बाद दूसरे में हम क्या लिखते हैं बोलो बच्चों, दूसरी हेडिंग क्या होती है अपनी, सिद्धांत। क्या होता है बच्चों, सिद्धांत। कोई भी उपकरण होता है किसी ना किसी बेसिस पे आधारित होता है।
अर्थात किसी ना किसी प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है जो बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण। और आई थिंक आप लोगों ने अन्योन्य प्रेरण पढ़ा रखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, कहीं ना कहीं ले लीजिएगा आप लोग। आज के ही लेक्चर में पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म हमेशा के लिए। तो सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? यह है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक बच्चों, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब वो यही पूछेगा कि बताओ अन्योन्य प्रेरण क्या है, तो बहुत सिंपल है, इसमें दो कुंडलियों को पास में रख लेते हैं, दो कुंडलियों को पास पास रखकर और पहली कुंडली में जो है हम धारा के मान को परिवर्तित करते हैं। पहली कुंडली में बढ़िया बैटरी लगा के और धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? दो कुंडलियों को पास पास रखकर और पहली कुंडली में धारा के मान को घटाते हैं बढ़ाते हैं, यानी परिवर्तित करते हैं। तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरी कुंडली में अपने आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है, सिद्धांत के बाद क्या लिखना होता है बच्चों? इसकी लिखनी होती है कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 क्या लिखेंगे? इसकी रचना। नंबर 3 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना या संरचना। रचना लिखेंगे तो आखिर इसको बनाना कैसे है, कैसे बनाया जाता है, चलो आपको समझाते हैं। सबसे कैसे बनाया जाता है, इसमें करते क्या है बच्चों, हम नर्म लोहा लेते हैं। कैसा लेते हैं बच्चों? नर्म लोहा। ठोस लोहा नहीं लेना है। नर्म लोहे लेने का एक रीजन होता है, रीजन आपको हम ट्रांसफार्मर पूरा समझाने के बाद समझाएंगे कि आखिर नर्म लोहा क्यों लिया जाता है। तो नर्म लोहा लेके हम इसकी पतली पतली पत्तियां काट लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले से आपको एक बना के रखा है ऐसे। तो हमें करना क्या है बच्चों, नर्म लोहे की ऐसी पत्तियां बना लेनी है। ठीक है, और नर्म लोहे की पत्तियां बनाकर इन पर बर्निश कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? इस पे जो बार्निश आता है ना, वो आप लोग पेंट करते हो ना, तो ऐसी पतली पतली पत्तियां बिल्कुल नर्म नर्म, मतलब ऐसा कि मुड़ जाए, फोल्डेबल ऐसे हो जाए, टूट टाट जाए। समझ सकते हो आप लोग नर्म का मतलब है। ठोस नहीं, एकदम से ठोस नहीं लेनी है आपको, नर्म लेनी है। नर्म लेने का रीजन है बताएंगे आपको इस वीडियो के बाद, मतलब उसी के समझाने के बाद। तो हमें करना क्या है कि नर्म लोहे की ऐसी पतली पतली पत्तियां काट लेनी है। ऐसी पतली पत्तियां काट लोगे, देखिए मैंने काट ली, मतलब ऐसे समझाने के लिए आपको। ऐसी पतली पतली पत्तियां काटकर और इस पे जो है आपको बर्निश लगा देना है। वो बर्निश आता है ना पेंट वाला, आपको पोत लेना है। फिर एक के ऊपर एक ऐसे रख लेना है। ठीक, और ऐसे आप दूसरी उठा के रख दोगे, इसके ऊपर रख दोगे ऐसे मोटा कुछ बन जाएगा, ऐसे चित्र में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसी आप पतली पतली पट्टियां रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं पटलित लौह क्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पटलित यानी लेमिनेटेड। आपने इस पे बर्निश कर दिया है, इसे लेमिनेशन कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरी चीज को हम बोलते हैं पटलित लौह क्रोड। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है कि नर्म लोहे की ऐसी पतली पतली पत्तियां काट लेनी है, इस पे बर्निश लगा देना है। बर्निश लगाकर और इसके एक के ऊपर एक रखकर, ठीक है, अलग अलग रखते हैं, मतलब अलग अलग ही रहता है, इसको ऐसे रख लेते हैं ऊपर, एक के ऊपर एक रख के, और हम जो है क्या बना लेते हैं, पटलित लौह क्रोड बना लेते हैं। तो कोई पूछेगा कि बताओ पटलित लौह क्रोड क्या है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों
कि हम नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां काट लेते हैं और इन पर जो है बर्निश लगाकर इनको रख देते हैं एक के ऊपर एक करके। तो इस प्रकार जो बन जाता है उसे हम बोलते हैं पटलित लौह क्रूड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो रचना समझ में आ गई है। रचना में थोड़ा सा देखिए, इंट्रो में समझिए लिखना क्या है आपको, कि हमें करना क्या है कि नरम लोहे को लेना है। तो नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां काट लेनी है, इस पे बर्निश लगाकर एक के ऊपर एक रखकर और पटलित लौह क्रूड लेमिनेटेड आयरन कोर बना लेना है। ठीक है, अब इस पे करना क्या है बच्चों, इसमें तांबे के तार की, किसकी, तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटनी है। ठीक है, ऐसे देखो मैंने कुछ जुगाड़ बना के रखा है। देखिए, ये तांबे का तार लेना है और तांबे का तार हमें इस पे ऐसे लपेट देना है। ये लपेट दिया, जे लपेट दिया, जे लपेट दिया, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, एक लपेट दी मैंने कुंडली ऐसे। ठीक, देखिए एक कुंडली इस तरफ बना लेते हैं। ठीक, तांबे का तार लेना है, तांबे के तार को लपेट देना है आपको। ठीक, मैंने जुगाड़ बनाया, इसका छोटा सा जुगाड़ बनाया आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, आपके दिल तक पहुंच रही होगी आवाज। कोशिश किया है आपको समझाने का कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ऐसे, ओ भैया 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 थोड़ा सा सद जा अकेले काय को। ठीक है, इसमें ही काम चला लेते हैं। ठीक, ऐसे आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये रही आपकी नरम लोहे की पत्तियां लेमिनेटेड। ठीक है, और ये रहे तांबे के तार। ठीक है, तो हमें करना क्या है, लोहे क्रूड बनाते ही तांबे के तार लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं। ठीक, और हमारा जो है ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। एक है ऊंचाई और दूसरा है अपचाई। एक ऊंचाई और अपचाई में देखिए लिखेंगे कैसी। एक होता है आपका ऊंचाई, इसमें लिख देंगे आप लोग, और दूसरा क्या होता है, अपचाई। अपचाई। ठीक है, तो रचना में आप शुरुआत से लिखना और ऊंचाई में ये लिख देना है आपको कि ऊंचाई में जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें तांबे के मोटे तार लपेटकर, मतलब तांबे के तार लपेटे जाते हैं, इसमें कम फेरे होते हैं, क्योंकि जब तांबे का मोटा तार प्रयोग करेंगे तो पक्की बात है फेरे भी कम आएंगे। आप इमेजिन करिए, जिसमें हम मोटा तार लपेटेंगे इसमें पतला तार लपेटेंगे, तो जिसमें पतला तार लपेटेंगे उसमें फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो जिसमें मोटा तार लपेटेंगे उसमें फेरों की संख्या कम। तो ट्रांसफार्मर मतलब रचना में जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखें तो आप लिख देना कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, कैसे बच्चों, मतलब कहाँ स्किप कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो पहली कुंडली होगी इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार लपेटे जाते हैं, इसमें फेरों की संख्या कम होती है। और इसकी दूसरी कुंडली में तांबे के पतले तार लपेटे जाते हैं, इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। श्योरली सी बात है कि जब मोटा तार होगा तो कम फेरे, पतला तार होगा तो ज्यादा फेरे। ठीक है ना। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे कि इसमें उल्टा होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें होता क्या है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें तांबे के तार के पतले, मतलब प्राथमिक कुंडली पतले तार लपेटे जाते हैं तो फेरों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और दूसरी कुंडली में जो है मोटे तार लपेटे जाते हैं तो उसमें फेरों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, रचना को मैं फिर से आपको शुरुआत से बताता हूं लिखना कैसे, एक बार में समझ लीजिएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम करते क्या है कि नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां काट लेते हैं, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां काट लेते हैं, उन पत्तियों पर बर्निश लगाकर एक के ऊपर एक रखकर, बर्निश लगाएंगे एक के ऊपर एक रखकर, और पटलित लौह क्रूड बना लेते हैं। बच्चों कैसा बनाते हैं,
पटलित लौह करोड़ बना लेते हैं और इस करोड़ पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। तांबे के तार की कितनी कुंडलियां बच्चों? 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक कुंडली को हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। एक कुंडली को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक कुंडली और दूसरी को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब फिर हम लिखते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार को लपेटा जाता है जिसके कारण फेरों की संख्या कम होती है। द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार को लपेटा जाता है तो फेरों की संख्या अधिक रहती है। इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में और तांबे के पतले तार को लपेटा जाता है जिससे फेरों की संख्या अधिक हो जाती है और द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार को लपेटा जाता है जिससे फेरों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो रचना आई थिंक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, तो रचना के बाद अब इसमें क्या बचती है बच्चों? कार्यविधि। तो कार्यविधि समझने के लिए चित्र देखिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जो भी आप चार्ट पेपर पर बनाना चाहते हैं इस चित्र को बना लीजिएगा अच्छे से। अब इस चित्र का काम खत्म होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लीजिए वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि के लिए इस चित्र को मिटाना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए चित्र बनाया था, कोई बात नहीं, अब इसका उद्देश्य पूर्ण होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर। कार्यविधि बड़ी सिंपल है। कार्यविधि में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है आपको, बस सिर्फ एक सूत्र का ध्यान देना है। कार्यविधि आ गई, जो आपने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र को मैं लिख देता हूं। सूत्र है E बराबर -n d∅/dt। इस सूत्र को जब तक आप लोग याद कर लीजिए, E बराबर -n d∅/dt। ठीक है, तो देखिए रचना के बाद आपका चौथा स्टेप आता है इसमें कार्यविधि। कार्यविधि तो देखिए हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जो है, कि ट्रांसफार्मर का काम चलाओ यहां बना देता हूं। ठीक है ना, 2 कुंडलियां होती हैं। देखिए 2 कुंडलियां होती हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक कुंडली। एक को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, एक को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा जो है, जो हमारे पास विद्युत वाहक बल स्रोत होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, मतलब पावर हाउस से जब ट्रांसफार्मर बीच में लगा होता है, हमारे और पावर हाउस के बीच में लगा होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम जैसे कोई गैजेट चलाते हैं, मान लीजिए आप टीवी चला रहे हो, तो टीवी में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो टीवी और विद्युत के बीच में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। कोई भी आप गैजेट चलाते हो और दोनों के बीच में ट्रांसफार्मर जरूर होता है। तो ट्रांसफार्मर करता है बेटा वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए हमारे घर में लाइट आने वाली है, हमारे घर में लाइट आ रही है और पावर हाउस से जो लाइट आएगी वो पहले ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर ट्रांसफार्मर से फिर आपके घर में आएगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं बच्चों? 2 कुंडलियां, प्राथमिक और द्वितीयक। तो हमेशा जो प्राथमिक कुंडली को जो है वो विद्युत वाहक बल स्रोत से, इसमें 2 सोर्स होंगे, फिर जो न्यूट्रल वाला, तो हमेशा इसको विद्युत वाहक बल स्रोत, हमेशा जो है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को ही हमेशा विद्युत वाहक बल के स्रोत से कनेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी को नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल स्रोत को और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। अब देखिए अपन ने स्रोत को कहां जोड़ दिया? प्राथमिक कुंडली में। तो पक्की बात है कि प्राथमिक कुंडली में धारा आएगी। बोलो बच्चों, क्या आएगी इसमें? धारा। जब प्राथमिक कुंडली को आप जोड़ दोगे तो प्राथमिक कुंडली में धारा आएगी। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 कुंडलियों को पास में रखें,
देखिए एक ऊपर वाली कुंडली है फर्स्ट कुंडली, जे वाली कुंडली है बच्चों दूसरी कुंडली, और जब दो कुंडलियों को पास रखकर और पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करें, पहले में धारा प्रवाहित करें तो दूसरी में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो आपको यही लिखना है कि विद्युत वाहक बल स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं और प्राथमिक कुंडली से जोड़ने के कारण प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में, किसमें बेटा, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। धारा जब पहली में आएगी, जब पहली में धारा आएगी तो दूसरी में क्या उत्पन्न होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। तो वही काम तो है, प्राथमिक को आपने स्रोत से जोड़ा, जैसे स्रोत से जोड़ा तो प्राथमिक में धारा आई, पहली में धारा आई तो दूसरी में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। तो यही विद्युत वाहक बल जो है वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। देख लीजिए विद्युत वाहक बल किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, फेरों की संख्या पे। दिख रहा ना आपको, ये डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि E प्रोपोर्शनल N है। इसका मतलब ये है कि अगर फेरों की संख्या कम है तो फिर वोल्टेज कम है, यानी विद्युत वाहक बल कम है, और फेरों की संख्या ज्यादा है तो विद्युत वाहक बल ज्यादा है, यानी वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको एक ही बार में याद करना है, इसे झंझट नहीं पालना है, इसको खत्म एक बार में। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हमेशा विद्युत वाहक बल स्रोत को जोड़ देते हैं, जिससे पहली कुंडली में धारा बहने लगती है, अन्योन्य प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पे बच्चों, फेरों की संख्या पर। अर्थात बस इतना ही लिखने के बाद आपको लिखना क्या है, फेरों की संख्या कम तो विद्युत वाहक बल कम, फेरों की संख्या ज्यादा तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा। चलिए समझिए, फेरों की संख्या कम तो विद्युत वाहक बल कम, फेरों की संख्या ज्यादा विद्युत वाहक बल ज्यादा। तो आप पहले निकालते हैं, दो कुंडलियां अपने पास, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। पहले देखते हैं द्वितीय कुंडली में, देखिए द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो देखिए बच्चों, मैंने सूत्र पहले लिख दिया था, इसी सूत्र की सहायता से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो बोलो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का N d∅ अपॉन dt। तो ये कौन सी कुंडली में निकाल ले बच्चों, द्वितीयक में। तो द्वितीयक मतलब होता है सेकेंडरी। क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब S, तो इसमें S लगा दो सेकेंडरी, इसमें लगा दो S सेकेंडरी, समीकरण 1 बना लीजिए। द्वितीयक को सॉल्व किया इसी प्रकार से प्राथमिक को कर लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो प्राइमरी मतलब इसको बोलते हैं प्राइमरी विद्युत वाहक बल है ना। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लगाइए, E बराबर माइनस का N d∅ बटे में dt। बात चल रही बच्चों किसकी, प्राथमिक की, तो यहाँ पे लगा दिए प्राइमरी, यहाँ पे भी प्राइमरी। इक्वेशन 2 दोनों का लगा लीजिए भाग, समीकरण 1 भाग 2 से लगाइए, 1 और 2 का भाग लगाइए। तो देखिए आएगा ES के बटे में EP, ES के बटे में EP, भाई 1 भाग 2, यो बटे में यो और यो बटे में यो, मतलब माइनस का NS d∅ बटे में dt बटे माइनस का NP d∅ बटे dt, d∅ बटे dt से d∅ बटे dt खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो ES बटे में
EP बराबर NS बटे में NP। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को हम आगे ही बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाओगे बच्चों। E क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल है, मतलब वोल्टेज ही एक प्रकार का। तो अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में निकालें तो आएगा V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, ऐसे E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी, N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी, तो ऐसे V सेकेंडरी अपॉन। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब निम्न मतलब विभव की धारा, मतलब प्रबल प्रत्यावर्ती धारा नहीं अपोजिट होता है ना, तो इसमें धारा जो है थोड़ी अपोजिट होती है, ठीक है ना। मतलब I प्राइमरी ऊपर हो जाएगा और I सेकेंडरी नीचे। इस सभी के अनुपात को हम बोलते हैं बच्चों R। R को बोलते हैं परिणमन अनुपात। सीधी सी बात है कि देखो वोल्टेज तो सेम है, सेकेंडरी धारा उल्टी होती है, बस सीधी सी बात। क्योंकि जब विभव कम होता है धारा ज्यादा होती है, और धारा कम होती है तो विभव ज्यादा होता है, सीधी सी बात। तो सेकेंडरी सिर्फ धारा के स्टेप को उल्टा कर देना है आपको, ट्रिक से सिर्फ, ठीक। सेकेंडरी प्राइमरी, उसको R, इसी R को बोलते हैं अपन लोग परिणमन अनुपात, ठीक है ना। तो ये कार्यविधि में आपको लिखना है। एक बार फिर से मैं पूरा बता देता हूं, कार्यविधि पूरा देख लीजिए एक बार में, सब समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को हमेशा विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बच्चों, प्राथमिक कुंडली को विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देते हैं, जिससे पहली कुंडली में धारा बहती है। जब पहली कुंडली में धारा बहती है तो दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हमने देखा सेकेंडरी में द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सो देख लिया, सूत्र लगा दिया, ये वाला से SS लगा दिया सेकेंडरी के लिए, और प्राथमिक में निकाल लिया बच्चों यही सूत्र लगा दिया, दोनों का भाग लगा दिया, सूत्र निकाल लिया, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, फिर इसके सवाल भी लगवा देंगे, खत्म करा देंगे आज मैं पूरा ट्रांसफार्मर, ठीक। देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रांसफार्मर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। मिटा रहे हैं, ठीक। कार्यविधि के बाद इसमें देखिए बेटा बच्चों हानियां भी होती हैं कुछ, ट्रांसफार्मर में हानियां। अभी तक देखिए ट्रिक लिखी थी ऊपर, तांबे की थाली में फल को भरला साथी, तांबे की थाली में फल भरला साथी, तांबे की थाली में थल भरला साथी, तांबे की थाली में फल भरला साथी, तांबे की थाली में फल भरला साथी, और तांबे की थाली में फल भरला साथी, तांबे की थाली में फल भरला साथी, तांबे की थाली में फल भरला साथी। देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर में हानियां, ट्रांसफार्मर में हानियां, देखिए इस ट्रिक को याद करिए बच्चों, जो मैंने आपको अभी सिखाई है कि तांबे की थाली में फल भरला साथी, इसी में चारों हानियां लिखी बच्चों। देखिए इसमें 4 हानियां होती हैं, कितने प्रकार की हैं। देखिए पहला आपका शब्द आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए पहले लिखा है तांबे, किसकी बेटा, तांबे की। तो पहली जो हानि होती है वो होती है तांबे की हानि। किसकी हानि होती है बच्चों, तांबे की हानि। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, हानियां होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो तांबे की हानि। दूसरा होता है फल, आपको देखना बच्चों फल, दूसरी हानि यहां छिपी है जिसको बोलते हैं फ्लक्स हानि। इसमें हानि बच्चों फ्लक्स में हानि। तीसरी हानि देखो यहां से बेटा, भर से, भर मतलब भंवर 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 भंवर, भर मतलब भंवर, भर मतलब भंवर। तो तीसरी हानि किसकी बेटा,
भंवर धाराओं में हानि, भंवर धाराओं में हानि। और चौथी है सैथी, सैथी 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 सैथिल्य हानि। अरे रे रे, थैथी लिख गया, थैथी लिख गया, थैथी लिख गया, गलती हो गई, मुंह से निकल गई। सैथी 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 सैथी। तांबे की हानि, फ्लक्स में हानि, भंवर धाराओं में हानि, सैथी हानि, सैथी हानि, सैथिल्य हानि। तांबे की थाली में भरभरला कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, तांबे की थाली में फल भरला सही थी। इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको चारों हानि याद हो जाएंगी। तांबे से तांबे की हानि, और फल से फ्लक्स की हानि, फल फ्लक्स, भर भंवर भर भंवर, फ्लक्स की हानि, भंवर की हानि, सैथी मतलब सैथिल्य की हानि। ठीक है, तो ये चार हानियां होती हैं ट्रांसफार्मर में। जब लिखेंगे तो ये आपको चार हानियां लिखनी पड़ेंगी। बहुत सिंपल है, आप लिख देंगे इसको। तांबे की हानि क्यों होती है, क्यों होती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में किसकी कुंडलियां लपेटते हैं बच्चों, तांबे के तार की। ठीक है ना, तो तांबे की हानि में क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर में तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी जाती हैं और इनमें धारा बहती है, तो ये तार गर्म होकर जल्दी खराब हो जाते हैं। जब धारा बहेगी तार गर्म होगा, पक्की बात, गर्म होगा तो तार खराब होगा। ठीक है ना, तो इस हानि को हम बोलते हैं तांबे की हानि। इससे बचेंगे कैसे, कैसे बचोगे बच्चों, तो जहां भी आप धारा निकालना चाहते हो, या प्राथमिक में या द्वितीयक में, जैसे द्वितीयक में निकालते हैं, तो जिस भी कुंडली में आप, द्वितीयक कुंडली में जब भी धारा का मान अधिक चाहोगे, जिस कुंडली में धारा का मान आप अधिक चाहते हो, उस कुंडली में हम तांबे की मोटे तार लगा लेंगे। पतले जल्दी खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, मोटे लगाएंगे तो देर में जलेंगे, तो आप तांबे की हानि से बच सकते हो। ठीक है ना, तो जिस भी कुंडली में आपको लोड ज्यादा चाहिए, धारा ज्यादा चाहिए, तो उस कुंडली में जो है हम तांबे के मोटे तार लगा लेंगे और तांबे की हानि से बच जाएंगे। दूसरी फ्लक्स में हानि, देखिए फ्लक्स में हानि होता क्या है कि देखो दोनों कनेक्ट तो बच्चों है नहीं, अलग अलग कुंडलियां होती हैं, ये ऊपर की अलग है, ये वाली कुंडली अलग है, तो इस वाली कुंडली से फ्लक्स निकलता है, दूसरी वाली कुंडली में पहुंचता है। यही होता है कि नहीं होता है, तो पहले कुंडली का फ्लक्स पूरा पूरा दूसरी कुंडली में नहीं पहुंच पाता, पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स दूसरी कुंडली में पूरा पूरा पूर्ण तरीके से नहीं पहुंच पाता, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स की हानि। हाँ, पढ़ा रहे बच्चों को, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों फ्लक्स की हानि। तो पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स दूसरी कुंडली में नहीं पहुंच पाता है, इसको हम फ्लक्स की हानि कहते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए बच्चों हम जी नर्म लोहे की करोड़ लगाई थी ना, यहाँ पे नर्म लोहे की करोड़ लगाने से ही हम इस फ्लक्स की हानि से बच जाते हैं। ठीक है ना, अब तीसरा देखिए भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराओं में हानि क्या होती है, भंवर धाराएं बनती कैसे हैं, भंवर धाराएं तब बनती हैं जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो कि बदल रहा है, तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धातु रखी होती है, ठीक है, मान लीजिए धातु है, ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, जब ये धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेगी तो इस धातु में जो है अपने आप कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों भंवर धाराएं। भंवर धाराएं आपके पूरे टॉपिक में से हट गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने के लिए। मान लीजिए धातु का टुकड़ा है, ये क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र यानी परिवर्तित, और जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु का टुकड़ा रखते हैं तो उस टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये भंवर धाराएं अपने बेटा भन भन की आवाज, भन 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 की आवाज आती है कि नहीं, ये भंवर धाराएं क्या करते हैं, ऊष्मा का क्षय करते हैं। किसका क्षय करते हैं बच्चों, ऊष्मा का क्षय कर देते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यह इसी हानि को अपन क्या कहते हैं, भंवर धाराओं में हानि। तो क्या लिखेंगे आप कि ट्रांसफार्मर में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण उसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय करते हैं, इसे अपन भंवर धाराओं की हानि कहते हैं। इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए बच्चों जो है हम
जो कुंडलियां लपेटी थी अपन ने अलग अलग, इनको पास पास में लपेटने से क्या है कि भंवर धाराओं का पाथ बड़ा हो जाता है, भंवर धाराओं का पाथ बड़ा हो जाता है, इससे ट्रांसफार्मर की ऊर्जा की हानि ज्यादा होती है। तो हम करते क्या है, ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां पास पास ना लपेट कर दूर दूर लपेट देते हैं और इस हानि से हम बच जाते हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन बहुत बचा लेते हैं। अब सेथेल हानि, सेथेल हानि क्या है, ये वर्ड नया है बच्चों। होता क्या है, हम जानते हैं जब किसी तार में करंट जाता है बच्चों, ठीक है, जब तार में किसी में करंट जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। ठीक, होता क्या, जैसे इस तार में करंट जाएगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारी करोड रखी है, तो ये हमारी करोड भी कैसी बन जाएगी बच्चों, चुंबक बन जाएगी। धारा बहने से ये करोड चुंबक भी बनेगी अपने, जब चुंबक बनेगी तो इसका चुंबकन होगा, लाइट जाएगी तो विचुंबकन होगा। मतलब इसमें करंट आएगा तो ये चुंबकन होगा और करंट जब जाएगा तो विचुंबकन। तो इस प्रकार चुंबकन बनने और मतलब चुंबकन होने में विचुंबकन होने में ऊष्मा का लॉस होता है बच्चों। जब ऊष्मा का लॉस होता है, ऊर्जा का लॉस होता है, अपन सेथेल हानि कहते हैं। ठीक है ना। तो सेथेल हानि में क्या लिखोगे कि ट्रांसफार्मर का चुंबकन और विचुंबकन होने के कारण, ठीक है ना, या क्रोड का कह सकते हो कि इस क्रोड का चुंबकन और विचुंबकन होने के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हम सेथेल हानि कहते हैं। इससे बच सकते हैं। और इसी से बचने के लिए तो अपन ने जो है नरम लोहे की क्रोड लगाई थी। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नरम लोहा ही क्यों यूज करते हैं, तो नरम लोहा एक उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी चुंबक बन जाता है और बहुत जल्दी मतलब विचुंबक भी हो जाता है आपका। ठीक है, नॉन मैग्नेट बन जाता है आपका। तो नरम लोहे को इसलिए यूज किया जाता है। अगर अपन ठोस लोहा यूज करेंगे तो ठोस लोहा यूज करने से होता क्या है कि वह चुंबक तो बनता है, भाई लोहा चुंबक बनेगा, जिसमें करंट जाएगा, इसके चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ये लोहा भी चुंबक बनेगा, लेकिन ठोस लोहा बहुत समय तक चुंबक बना रहता है और नरम लोहा बहुत जल्दी ही नॉन मैग्नेट हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। तो अगर ज्यादा समय के लिए ट्रांसफार्मर चुंबकत्व के प्रभाव में रहेगा तो ट्रांसफार्मर जल्दी खराब हो जाएगा। तो जल्दी खराब ना हो इस वजह से हम नरम लोहे का उपयोग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये 4 प्रकार की हानियां होती हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इस ट्रिक को याद कर लेना, तांबे की थाली में फल भरला सेथी, तांबे की थाली में फल भरला सेथी, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं। ये 4 प्रकार की हानियां कैसे बचा जाता है बेटा, रिवर्स कर करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न और है इसमें कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों भरा जाता है। आपने सुना होगा बच्चों, ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, क्यों भरते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों भरा जाता है। बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की हानियां होती हैं। बता देना कि तांबे की हानि, फ्लक्स की हानि, तांबे की हानि, फ्लक्स की हानि, भंवर धाराओं की हानि और सेथेल हानि। इतने प्रकार की हानियां होती हैं, इन हानियों से हम पूर्ण रूप से नहीं बच सकते। हाँ, हम ट्रांसफार्मर में तेल को भर देते हैं और तेल जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। भाई ट्रांसफार्मर से हानियां मतलब ऊर्जा बराबर निकलती रहती है, तो इस ऊर्जा को क्षय को बचाने के लिए हम उसमें तेल भर देते हैं। नलिकाएं बनी होती हैं तेल भरने के लिए ट्रांसफार्मर में, और तेल जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ऊष्मा का जो विशिष्ट प्रकार का तेल होता है बच्चों ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में एक विशिष्ट प्रकार का तेल डाला जाता है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसमें मतलब लगभग हम काफी हद तक ऊष्मा क्षय को बचा सकते हैं। ठीक है, तो कोई पूछ ले ट्रांसफार्मर तेल क्यों भरा जाता, तो अब लिख देना कि ट्रांसफार्मर में इतने प्रकार की बहुत प्रकार की हानियां होती हैं। इस हानि को हम पूर्ण रूप से तो नहीं रोक सकते, लेकिन ट्रांसफार्मर बनी नलिकाएं जो बनी होती है उसमें हम तेल भर देते हैं और तेल ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। एक विशिष्ट प्रकार का तेल होता है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और काफी हद तक जो है ऊष्मा के क्षय को हम बचा सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और इसमें देखते हैं बच्चों, माइक बचा है बचा है। अब देखिए जरा इसमें ट्रांसफार्मर की दक्षता,
ट्रांसफॉर्मर की दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता मतलब ये कैसे बताओगे कि दक्षता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई 100 रुपए दे, जाओ 100 रुपए में कोई आप अच्छी चीज खरीद, एक मतलब खरीद के आइए, तो आपको कितने रुपए दिए गए बच्चों? 100 रुपए। और 100 रुपए में आप जो है इतना सामान लाए, आपने 100 रुपए मिला था आपको, ठीक। आप कुछ सामान लेके आए, उस सामान 110 रुपए का आपने बेच दिया। आपने कितने रुपए का खरीदा बच्चों? 100 रुपए का। बेच कितने में दिया? 110 का। तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है ये, इसकी दक्षता देखिए, कितनी अच्छी इसकी दक्षता है कि 100 रुपए में 110 का काम करके दिया। मान लीजिए एक व्यक्ति को 100 रुपए दिए जाए, वो 70 रुपए का सामान लेके आए, या 70 रुपए बेचने के बाद सामान 70 रुपए उसको मिले, तो कोई क्या कहेगा कि लड़का, देख लो भैया, पहले वाले लड़के को देखिए, वो 100 रुपए में 110 का सामान बेच के आया है, और ये देख लो 100 रुपए में 70 का सामान। तो आप दोनों में से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास ये था निवेश करने के लिए, ठीक, और ये था आपका निर्गत यानी कि आउटपुट। ये आपका था इनपुट 100 रुपए, इनपुट। ये क्या बच्चों? आउटपुट। तो आप आउटपुट के द्वारा ही बता पाते हैं कि उसकी दक्षता कैसी है। अच्छा, इन दोनों आंकड़ों को देखिए तो इससे आप बता सकते हैं इसका आउटपुट अच्छा है, इसका आउटपुट कैसा है बच्चों? खराब है। इसी प्रकार हम दक्षता ट्रांसफार्मर की निकालते हैं आउटपुट के हिसाब से। इसमें दक्षता का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा, इससे बच्चों ईटा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब निर्गत शक्ति आउटपुट से बटे में निवेशी शक्ति यानी इनपुट से। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये सिर्फ एक गुणांक है, ठीक है ना, इसका मात्रक नहीं होता। सिंपल सी डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की दक्षता कि ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कुल मिला के ट्रांसफार्मर पूरा खत्म हो गया, XYZ कुछ नहीं बचा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में और ट्रिकी वे में आपको ट्रांसफार्मर समझा दिया है। अब रहे ट्रांसफार्मर के 2-3 सवाल मैं आपके लिए बना के लाया हूं, उनको भी सीधा बता ही देता हूं, खत्म हो ट्रांसफार्मर, आपको फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। और ट्रांसफार्मर के जो सूत्र इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने राइट साइड पे लिख दिए हैं, तो इस सूत्रों को देख लीजिए आप लोग। बाकी मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, सवालों को लगा देता हूँ, आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मतलब ट्रिक को ही मिटा देता हूँ, आपने अब तो स्क्रीनशॉट में ले ही लिया होगा इसे। ठीक, ठीक है, तो सवाल को देखिए आप लोग। सवाल आपको दिया हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के बीच फेरों का अनुपात 1:50 है। प्राथमिक में धारा 20 एम्पीयर बह रही है, तो ज्ञात कीजिए द्वितीयक कुंडली का विभवांतर और द्वितीयक से प्राप्त शक्ति। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत बहुत सिंपल है। देखिए आप इसमें क्या लिखा, प्राथमिक का विभवांतर, विभवांतर मतलब भी होता है ना, प्राथमिक का, तो VP दिया है बच्चों, ये VP कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के बीच फेरों का अनुपात दिया है बच्चों, ध्यान से देखना, प्राथमिक और द्वितीयक के बीच फेरों का अनुपात मतलब N प्राइमरी रेशियो N सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राथमिक द्वितीयक के फेरों का अनुपात 1:50।
इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखो n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी बराबर 1/50। इनको थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा, ns बटे में np बराबर 50 बटे में कर लीजिए, थोड़ा सा सूत्र में आसानी पड़ जाएगी। सूत्र अपना है सर, सवाल सिंपल हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। प्राथमिक में धारा 20 एम्पियर, मतलब धारा I प्राइमरी कितनी बच्चों, 20 एम्पियर। तो बताओ नंबर 1 क्या निकालना है, बताओ बच्चों क्या निकालना है नंबर 1, द्वितीय कुंडलीय विभवांतर निकालना है। तो देखना जरा, हमारे पास तो देखो NS NP का मान दिया हुआ है, VP का दिया हुआ है, तो द्वितीयक का विभवांतर VS निकालना है। तो देखिए n का फॉर्मूला किससे लगा दीजिए, VS से लगा दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा सवाल। NS बटे में NP इक्वल VS बटे में VP रख दीजिए। NS बटे NP का मान कितना निकाला बच्चों अपन ने, 50 बटे में 1, और द्वितीयक का विभवांतर VS हमको निकालना है। V प्राइमरी सवाल में दिया होगा, देखो V प्राइमरी कितना बच्चों, 220। कैंची गुणा कर लीजिए, VS का गणना करेंगे तो VS, फिर 2 बिंदी की 2 बिंदी लगाइए, 22 पंचे 110, लीजिए एक आंसर आ गया आपका 11,000 वोल्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में शक्ति पूछ रहा है बेटा, द्वितीयक की शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P बराबर V इंटू I। देखो शक्ति का फॉर्मूला होता है, द्वितीयक की शक्ति पूछा ना, द्वितीयक से शक्ति, तो निर्णय शक्ति द्वितीय शक्ति VS इंटू IS, मतलब VS इंटू IS। देखो VS का मान तो आ गया, IS नहीं निकला ना अपने पास, VS निकल के आ गया, IS नहीं निकला, तो फिर से फॉर्मूला लगाइए। हम लगा देंगे पहले NS बटे में NP इक्वल IP अपॉन IS। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला धारा से लगा देंगे तो अपने पास धारा निकल के आ जाएगी। और NS बटे NP का मान कितना बच्चों, 50 बटे में 1 इक्वल टू IP का मान है 20 बटे IS निकालना है आपको। तो एक काम करना, इनका कैंची गुणा फिर से कर देना, 50 इंटू IS 20 का वर्ग करेंगे 20, बिंदी से बिंदी काट देना, इस तरह बटे में लाना, तो IS बराबर 2 बटे में 5 एम्पियर। बस अब शक्ति निकाल लीजिए। देखिए शक्तियां थोड़ा मिटा दें हम, देखिए शक्ति P बराबर द्वितीयक की निकाला तो VS इंटू IS, तो VS की जगह पर रखेंगे 11,000 और IS की जगह पर रखेंगे 2 बटे 5, तो 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 22,000 बटे में 5, और जब इसका 5 में भाग लगाओ बेटा 4400 वाट आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहले का आंसर आपका 11,000 वाट और दूसरे का 4400 वाट। ठीक है, 11,000 वोल्ट है, दूसरे का 4400 वाट। ठीक है, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन बच्चों, ज्यादा नहीं है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और एक आपको होमवर्क में दूंगा, सो करके आना है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी नहीं रहेगी, बस कोशिश थी 1 घंटे के आसपास रहे क्लास आपकी। सर्दी में जो है फ्रीज हो जाता है ये, तो थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत पड़ती है। देखिए सवालों की सीट मैंने आज बहुत मेहनत करके बनाई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक अपसाइड ट्रांसफार्मर लाइन संचरण वोल्टेज को संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट
करता है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति निर्गत शक्ति 4000 वाट है। वाट है तो निम्न की गणना करिए। निम्न की गणना करिए। नंबर 1 पॉइंट है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। नंबर 2 निवेशित शक्ति। निवेशित शक्ति। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सवाल है इसके, तो आप लोग एकदम हलवा सवाल है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है माइक। देखिए, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 100 वोल्ट कर देता है। मतलब 1100 वोल्ट से 100 वोल्ट, यानी कि इसमें वोल्टेज ऑफ प्राइमरी जो है बच्चों 1100 वोल्ट है और वोल्टेज सेकेंडरी कितना है 110 वोल्ट है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, मतलब फेरों की संख्या प्राइमरी में कितनी है 2000 और ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। मतलब दक्षता को बोलते हैं ईटा कितनी है बच्चों 80%। क्या 80% को हम 80 बटे में 100 लिख सकते हैं? बिंदी से बिंदी काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बटे में 10। और भी काट सकते हो उसे, इतना लिखना तो इतना लिख दीजिए। निर्गत शक्ति है तो यहां पे लिख सकते हो निर्गत, पूरा लिख सकते हो निर्गत शक्ति बराबर कितना है बच्चों 4000 वाट। तो निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1 का निकालना है आपको बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। मतलब आपको निकालना है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या, मतलब NS निकालना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो इसमें VP और VS डबल बार दिया ना, जो डबल बार दिया उसका सूत्र लगाइए। तो देखिए VP VS दिख रहा है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला, और निकालना क्या है अपन को NS। तो जो डबल बार है जो निकालना उसी का सूत्र निकाल दीजिए, डबल बार और जिसको निकालना है, यानी कि अपन N और V का संबंध लगा दें। मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे NS बटे में NP इक्वल टू VS अपॉन VP। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। NS तो हमको निकालना ही है बटे में NP कितना दिया बच्चों, NP दिया है 2000 इक्वल टू VS कितना है बच्चों, VS है 110 बटे VP कितना है 1100। जो VS की जगह 110, VP की जगह पे 1100। एक बिंदु से एक बिंदु काट देंगे और 11 से 11 कम 11, 10 बार कट जाएगा ना ये, ठीक है ना। अच्छा एक बिंदु से एक बिंदु ये वाली काट देंगे। अब कैंची गुणा कर देना, NS का 1 में गुणा करेंगे तो NS इक्वल टू 200 का 1 में करेंगे तो 200 फेरे। पहले का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा। इसका सेकंड लगाते हैं, इसी को मिटा के, इसी का सेकंड मिटाते हैं, इसी में लगाते हैं। देखिए तो इसी का सेकंड देखिए, सेकंड में आपको निकालनी है निवेशित शक्ति। तो निवेशित शक्ति के लिए हम दक्षता का लगा देंगे फॉर्मूला। देखिए दक्षता
ईटा बराबर फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशित शक्ति। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ईटा की जगह पे हम रख देंगे, ईटा की जगह पे 8/10 और निर्गत शक्ति कितनी दी है बच्चों? निर्गत शक्ति 4000 वाट। इसकी जगह पे रख देंगे 4000 वाट बटे निवेशित शक्ति आपको निकाले तो लिख देंगे निवेशित शक्ति। बस कैसे गुणा कर लीजिएगा, तो 8 गुणे निवेशित शक्ति 4000 का इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 40,000। 8 यहाँ बटे में आ जाएगा तो निवेशित शक्ति बराबर 40,000 बटे में 8, 8 से काट दीजिएगा, 8 45 यानी कि आ जाएगा 5000 वाट। निवेशित शक्ति बराबर 5000 वाट आ गई है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सवाल था ये। बस इसका आखिरी सवाल, वो आखिरी सवाल सिर्फ आपको होमवर्क में करना है बच्चों। ठीक है, कैसे करना है इसमें लिखा हुआ है, मैं सिर्फ फेरबदल करता हूं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए मैं सवाल को लिख देता हूं। एक अपसाइड ट्रांसफार्मर लाइन संचरण को यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं 2200 वोल्टेज से 220 वोल्ट कर देता है। प्राथमिक में कुंडलीय फेरे 5000 हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता यहाँ पे 80 की जगह पे 90% है और निवेशित शक्ति जो है यहाँ पे 8 किलोवाट। कितने बच्चों? 8 किलोवाट है। तो निम्न की गणना करना है। वहीं इसके आंसर जरूर मैं लिख देता हूं, सो आप लोग जो है इसके निकालना वही है, सब सेम है। तो इसके आंसर लिख लीजिएगा। पहले का आंसर आएगा आपका 500 और दूसरे का 80/9 किलोवाट। तो ठीक है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर पूरा खत्म हो गया, इसका पूरा ऑपरेशन हो गया बच्चों। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना चैनल जो है यूट्यूब पर नया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट इसी प्रकार से करते रहें। जिस प्रकार से आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें और देखते रहें JMD ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।